नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 750 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका रीवा के मध्य प्रदेश के रीवा शहर में स्थापित किया गया है। हागिया सोफिया विश्व विरासत स्थल किस देश में स्थित है? ये आपका तुर्की में स्थित एक जो है म्यूजियम था, जिसको अभी मस्जिद में बदल दिया गया है। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसे केवल स्मार्ट सिटीज़ में लागू किया गया है, ये गलत है, क्योंकि जो भी 5 लाख से जिन भी शहरों की आबादी 5 लाख से अधिक है, उनमें भी लागू किया जाएगा, और साथ ही साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में भी लागू किया जाएगा। यह आवास एवं शहरी मंत्रालय कार्यक्रम में, ये सही है, तो यानी केवल 2 बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने आज के समाचार पत्र की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज के समाचार पत्र में। सबसे पहले देखेंगे हम, यूजीसी टू टेक एक्शंस इफ स्टेट्स कैंसिल एग्जामिनेशन। तो जैसे दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी की, जिसमें उसने कहा है कि राज्य सरकार के सभी विद्यालयों में वो फाइनल ईयर्स के एग्जामिनेशन को भी कैंसिल कर देगी। ये यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो यूजीसी ने कहा है कि जो भी यूजीसी गाइडलाइंस को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ हम एक्शंस लेंगे, ये बात बताई गई इसमें। अब देखेंगे, ये लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखेंगे, यह रीओपन मॉन्यूमेंट्स सी लो फुटफॉल। तो जो हमारे विरासत स्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उसमें टूरिस्ट के लिए इसको खोल दिया गया है लॉकडाउन के बाद भी, लेकिन अभी जो उसमें पहले की तुलना में देखा जाए तो विजिटर्स की संख्या काफ़ी कम हो गई है। जैसे बताया जा रहा है कि औसत रूप से देखा जाए तो इन मॉन्यूमेंट्स में 10,000 लोग प्रतिदिन विजिट करते थे, लेकिन अभी क्या है, मुश्किल से 100 विजिटर्स आ रहे हैं, ये चीज़ है। तो कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, जैसे ई टिकट लेना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, ग्रुप फ़ोटो नहीं पोस्ट कर सकते, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस के साथ इन मॉन्यूमेंट्स को खोला गया है। अब हम देखेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केस रूलिंग टुमारो। तो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल एक मंदिर है कि तिरुवनंतपुरम में। इसमें पद्मनाभा स्वामी देव के जो है कि उनके देव इसमें कौन है? पद्मनाभा स्वामी। ये विष्णु भगवान के अवतार हैं हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या है, समस्या क्या है, ये त्रावणकोर राज परिवार था, उसके द्वारा बनाया गया था, उसका ये मंदिर था। लेकिन अभी तो आप जानते ही हैं कि जो है, जैसे राजा महाराजा वाला कोई सीन ऐसे अभी चलता नहीं है, तो अभी ये राज्य सरकार के कब्जे में जो है होना चाहिए। तो अभी विवाद चल रहा है कि जो इसका गार्जियन होगा इस मंदिर का, ये कौन होगा, राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा या फिर त्रावणकोर राज परिवार के अंतर्गत। तो वो केरला गवर्नमेंट ने 2011 में एक रूलिंग दी थी, जिसके खिलाफ अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई है, और अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय करेगी पद्मनाभा स्वामी टेम्पल का जो है, ये इसका अधिकार किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा या फिर त्रावणकोर राज परिवार के पास होगा। तो इसलिए हम देखेंगे, यहाँ पे देखा गया। अगली न्यूज़ है, एक इंटरव्यू छपा है जो हमारे पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन, इनका जो है कि भारत और चाइना के रिश्तों पे। तो बताया जा रहा है इसमें कि क्या जो है, व्हाट डू यू थिंक विल बी द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ स्टैंड ऑफ एट LAC। तो उनसे पूछा गया सबसे पहले प्रश्न में कि LAC पे जो अभी स्टैंड ऑफ हुआ है, उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। तो इन्होंने बताया कि जो अभी 1975 के बाद जो है चाइना ने जो कुकृत्य किया कि हमारे 20 जवानों की जो है हत्या कर दी, तो इससे तो ये निश्चित हो गया कि अब हमारे रिश्ते पुराने जैसे नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है स्टैंड ऑफ का नुकसान होगा दोनों देशों के लिए, ये चीज़ है। तो इंडिया अब जाहिर सी बात है पुराने स्तर पर नहीं जा सकता है चाइना के साथ रिश्तों में। अगला इनसे बात पूछा गया कि व्हाट डू यू मेक ऑफ सम ऑफ द टर्म्स डिसएंगेजमेंट ऑन बोथ साइड्स, द क्रिएशन ऑफ बफर जोन्स, सस्पेंडिंग पेट्रोल्स ऑन LAC एक्सेट्रा। तो ये बता रहे हैं कि जैसे किन आधारों पे जो है डिसएंगेजमेंट किया जाए, जैसे कि दोनों तरफ से जो है बफर जोन क्रिएट कर दी जाए, यानी कि बीच में कुछ नो मैंस लैंड क्रिएट कर दिया जाए, या फिर पेट्रोल के जो पेट्रोलिंग होती है उसको सस्पेंड कर दिया, क्या सब किया जाए। तो ये बता रहे हैं कई चीज़ें हुई हैं, जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है। ये डोकलाम में हुआ था, तो उसके बाद हमने जो है दोनों फेस अप, जब 2017 में डोकलाम वो हुआ था, तो हम दोनों लोगों ने पीछे गए थे, दोनों अपना चीज़ें गए थे, उसी में से कोई विकल्प चुनकर स्टैंड ऑफ को ख़त्म किया जा सकता है। अब इनसे फिर पूछा गया कि जो क्वाड समूह है उसका क्या रोल हो सकता है भारत चीन रिश्तों में। तो क्वाड समूह क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था। क्वाड आपका 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ये चारों देश लगभग इनके हित चाइना के अगेंस्ट में हैं, तो चारों इसलिए एकत्रित भी हुए हैं। तो ये बताया जा रहा है। तो इन्होंने बताया इसके जवाब में कि भारत को चाइना से लड़ने में अकेले सामर्थ्य
तैयार करना होगा, क्योंकि क्वाड बहुत ज़्यादा स्तर तक हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भारत के चीन से रिश्ते हैं वो मुख्यतः जो है स्थल सीमा से उनको टकराव है, लेकिन जो क्वाड का अधिकार क्षेत्र है, क्वाड का कार्यशैली है जो है वो मुख्यतः अभी जल में है, और जल से हमारा बहुत विशेष जो है सीमा चीन से संपर्क उतना है नहीं। तो इसलिए बता रहा क्वाड का लिमिटेड रोल है, इंडिया को खुद ही अपनी कैटेगरी अपनी क्षमता तैयार करना पड़ेगा। तो इनसे फिर पूछा गया क्या क्या रास्ते हैं, तो कई रास्तों को उन्होंने 3 रास्तों को मुख्यतः बताया है। तो जैसे बताया, एक तो 1986 और 88 के दौरान जो समस्या उभरी थी उसको कैसे हुआ था, तो राजीव गांधी ने यात्रा की थी चीन की, उसके बाद एक मॉडस विवेंडी यानी एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया था। एक तो दूसरा हो सकता है 1959 से 62 के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है फिर मतलब कि 1959 से 1962 के बीच जो समस्या हुई थी, तो दोनों तरफ के लोगों की भावनाएं थी जिसको जो है फिर एक युद्ध और संघर्ष में तब्दील हो गई थी, तो वो एक दिशा वो हो सकती है। फिर तीसरी दिशा उन्होंने बताया है कि ना तो युद्ध ना ही दोस्ती, एक ऐसे मध्यम मार्ग भी हो सकता है, तो इन चीज़ों को कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, ये बात इन्होंने बताया इंटरव्यू में। अब हम अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, ऑन अ न्यू इनिंग्स आफ्टर डी एडिक्शन। तो 5 जो है एक अरुणाचल के 5 जो है युवाओं को एक पुलिस द्वारा एक डी एडिक्शन कैंप चलाया जा रहा था, जिसमें जो भी नशे में युक्त जो भी युवा हैं उनको नशा मुक्त कराया गया और उनको रोज़गार भी दिलाया गया, तो ये बात बताई गई इसमें। अगली न्यूज है, पोल नियर्स कैंपेन्स प्ले अप इंडिया रेटरिक इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में जैसे चुनाव होने वाले हैं, तो अभी वहाँ पर इंडिया के बेस्ड रेटरिक बोले जा रहे हैं, मतलब कि जैसे कुछ पार्टियाँ इंडिया के पक्ष में बोलेंगे कि अगर ऐसे हम करेंगे तो जैसे तमिल माइनॉरिटी, जैसे वहाँ पे 2 धड़े मुख्यतः, एक जो वहाँ के श्रीलंकन्स हैं और एक दूसरा है जो तमिल माइनॉरिटी यानी जो तमिलनाडु या तमिल क्षेत्र से जाकर श्रीलंका में बसे हुए हैं। तो कुछ लोग जो है मतलब वहाँ पर का चुनाव इंडिया से काफ़ी प्रभावित होता है, तो वही इसमें बताया जा रहा है अभी पे कि जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे, तमिल्स का ध्यान रखेंगे तो इंडिया हमसे खुश होगा, जिसके वजह हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, और कुछ लोग इसके अपोज में रहते हैं, ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज है, WHO कॉल्स फॉर एग्रेसिव एक्शन एंड ग्लोबल सॉलिडेरिटी। तो जैसे कि कोरोना के इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, तो WHO ने अभी बताया है कि हमें और बढ़िया से और बेहद मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है, और एक दूसरे से सभी देश मिलकर लड़ें, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन, जैसे उदाहरण तौर पे कि भारत में काफ़ी केसेज आ चुके हैं, तो उसका क्या अनुभव रहा है, वो भारत अपना अनुभव किसी दूसरे देश को साझा करेगा, तो उस स्थिति में पहुंचने पर, उसी जैसे स्थिति में पहुंचने पर लड़ने में सक्षम रहेगा वो देश, यानी कि एक दूसरे से बंधुत्व बनाकर अपना अनुभव साझा करें तो काफ़ी अच्छे से हम लड़ सकेंगे कोरोना से। अमेज़ॉन रिवोक्स बैन ऑन टिकटॉक इन 5 आवर्स। तो अमेज़ॉन ने अब एक जो है ईमेल के जरिए कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल भेजा था, इसमें कहा था कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सब लोग टिकटॉक को हटा दें अपने उससे एप्लीकेशन से, अपने फ़ोन से। लेकिन बाद में 5 घंटे बाद जो है अमेज़ॉन ने अपना बोला कि उसमें स्पष्टीकरण दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये भी जो हुआ था एरर, एक मतलब मिस्टेक से हुआ था, ऐसा कोई उसको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं थी, अमेज़ॉन ने बताया है। टिकटॉक हमेशा जो है, जब से भारत ने 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया, उसमें एक टिकटॉक भी था, तब से जो है चर्चा में चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इसको जो है बैन करने की बात कही थी। दाश वार्न्स ऑफ हायर NPS बैंक कैपिटल इरोजन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 7th इकोनॉमिक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें हमारे गवर्नर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास भी बोले, तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थिति है कोविड-19, ये काफ़ी गंभीर स्थिति है और सभी बिजनेसेस बंद है, लॉकडाउन था, ये सब चीज़ था, तो इसमें जो था NPS बढ़ने की संभावना काफ़ी है और बैंक में कैपिटल डालने की आवश्यकता भी है। तो NPA क्या होता है ये चीज़ हम जानेंगे। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये ऐसे लोन्स होते हैं जैसे कोई बैंक है, उसने ऋण दिया है किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को, तो यदि 90 दिनों के भीतर वो संस्था बैंक को ना तो मूलधन ना फिर ब्याज, यानी कि उस लोन का कोई भी अंश अगर 90 दिन तक कोई भी पेमेंट नहीं होती है, तो वो लोन NPA में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, NPA से क्या होता है, जो बैंक की पूंजी होती है वो फंस जाती है और आगे वो लोन नहीं दे पाती है। तो वही बात बताया जा रहा है इसमें कि जो कोविड-19 है, इससे आर्थिक गतिविधि ठप हो गई है और जो लोग भी लोन दिए हैं उनकी लोन वापस करने की क्षमता भी प्रभावित होती है, जिससे बैंकों में कैपिटल की कमी हो जाएगी और कैपिटल इन्फ्यूज करने की आवश्यकता है, ये शक्तिकांत दास ने बताया। अगली न्यूज़, गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर स्पेंडिंग। तो जैसे कि अभी कोरोना स्थिति है, तो हमारा देश जो है हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कम स्पेंड करता है और देशों की तुलना में देखा जाए। तो जो SBI द्वारा 7th इकोनॉमिक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें कई इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि ये एक अवसर के रूप में है कि हमारे देश को स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो है स्पेंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जैसे उदाहरण तौर पर बताया, एक इकोनॉमिस्ट ने सुझाव दिया है कि जो है 250 जिलों में कम से कम 500 बेड के अस्पताल प्रति जिले में स्थापित करने की आवश्यकता है। इसका खर्च लगभग जो है 60,000 करोड़
महत्वपूर्ण आएगा। अगले 2 वर्षों में हम कर सकते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आएगा। अगली न्यूज है इंश्योरेंस अनवील कोरोना कवच पॉलिसी। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने IRDAI की अनुमति के पश्चात कोरोना कवच पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया है। यानी कि जो भी कोरोना के काल में स्वास्थ्य बीमा की स्वास्थ्य बीमा के पैमानों को थोड़ा सा बदल के आसान किया है लघु समय के लिए। जैसे क्या हम देखेंगे इसमें क्या है, इसमें 50,000 से 5 लाख तक का बीमा होगा। इसमें 3 अवधियाँ हो सकती हैं, 3.5 माह, 6.5 माह, 9.5 माह, यानी कि शॉर्ट टर्म का बीमा है। और ये 18 से 65 वर्ष की उम्र के लोगों को कवर करेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहेगी, प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल के पहले के जो खर्च आते हैं, हॉस्पिटल के दौरान खर्च जो आते हैं, कोविड-19 की डायग्नोसिस में जो उसके टेस्टिंग में जो खर्च आते हैं, और हॉस्पिटल के बाद के जो 30 दिन के खर्च आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगे इन पॉलिसीज़ में। तो ये बात बताई गई इसमें। अब हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के कुछ जो है इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एक न्यूज है इसमें, एक्सेल्ड ब्रीथ ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स कैन कंटेन नोवेल कोरोना वायरस स्टडी फाइंड्स। तो एक स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया, WHO के द्वारा भी इसको जो है स्वीकृति दी गई कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो जो सांस छोड़ते हैं या जो उनके मुंह से जो है एयर निकलती है उसके माध्यम से भी जो है, यानी एयरबॉर्न भी हो सकता है कोरोना वायरस। जिसमें इन्होंने बताया था कि जो कोरोना वायरस ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति खांसता है, वो कोरोना वायरस से कोरोना पेशेंट है और वो खांसता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, तो अगर उसके 1 मीटर के रेंज में कोई व्यक्ति है तो वो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। अन्यथा 1 मीटर से आगे क्यों नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो है 1 मीटर के बाद जो है वो नीचे गिर जाती है ज़मीन पर, क्योंकि वो भारी होती हैं। थोड़ी दूर के लिए तो प्रेशर से वो पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ड्रॉपलेट्स ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोरोना वायरस पेशेंट के हम 1 मीटर के विदिन है तो उसमें एयर टू एयर ट्रांसमिशन होने की भी संभावना है, ऐसी स्टडी ने बताया है। अगली न्यूज, अनएक्सपोज पीपल में हैव कोविड-19 स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल्स। तो ऐसे लोग जिनको कोविड-19 नहीं भी हुआ है कभी, उनमें उनके अंदर भी कोविड-19 की स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल्स जनरेट हो सकती हैं। तो ये मेमोरी टी सेल्स क्या होती है, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जैसे कोई बीमारी हमारे अंदर कभी होती है तो उनकी मेमोरी टी सेल्स जो है, यानी कि उनको याद कर लेती हैं कोशिकाएं, और जब अगली बार कभी ऐसा उसको याद कर लेती हैं और उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी तैयार कर लेती हैं, ताकि जब अगली बार कभी ऐसी कोई बीमारी हो उससे आसानी से लड़ सकें। तो ये मेमोरी टी सेल्स का जनरेट होने का मतलब है कि ये इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। ये उस दुश्मन को याद कर लेंगे, उसको मेमोराइज कर लेंगे, उसके बाद अगर कभी वो दूसरी बार वो दुश्मन आता है तो उसके लिए एंटीबॉडी पहले से तैयार करके रखेंगे। तो अभी बताया जा रहा है इसमें कि कोविड-19 स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल्स उनमें भी हो सकती है जिनमें कभी कोविड-19 का जो है संक्रमण ही नहीं हुआ था। तो ये कैसे, ये बताया जा रहा है कि अभी अगर कभी कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हो रहा होगा तो उससे संबंधित वायरस, जो कोरोना वायरस भी, ये भी आपका एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जुकाम सर्दी जैसा ही होता है। तो कभी कभी ऐसे देखा गया है, कई पेशेंट्स में, कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनको कोरोना कभी नहीं हुआ था पहले, उसके बावजूद भी उनके अंदर कोविड-19 स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल्स है, क्योंकि जो पहले सर्दी जुकाम हुआ था उसी से उसने वायरस का मेमोरी टी सेल्स जनरेट कर लिया है। अगला जो आर्टिकल है, अंडरस्टैंडिंग फॉरेस्ट फायर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन कार्बन एमिशन। तो जो है जो भी जंगल में आग लगती हैं उस पर देखा गया, एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बताया गया, कुछ चीज़ें देखा गया है, हम देखेंगे रिपोर्ट्स में क्या है। तो रिपोर्ट्स का नाम है साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट। तो ये इसमें बताया गया है 2003 से 2017 के बीच में लगभग 5,20,861 एक्टिव फॉरेस्ट इवेंट्स जो है इंडिया में हुई हैं, यानी इतनी बार आगों की घटना हमको सुनाई देने में आई है। और देखा गया है ये तो जो आगे लगती है मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा जो है आग से लगने के प्रभावित क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियों का अनुपात भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी वजह से ही देखा गया है कि जो इन क्षेत्रों में ज़्यादा आग लगती है, इसीलिए देखा जाए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में काफ़ी कार्बन मोनोऑक्साइड की, नाइट्रोजन ऑक्साइड की और ओजोन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है इन सीजन में, खास करके गर्मियों के सीज़न में आग लगती है, तो इन समय में ये वायु प्रदूषण भी होता है। और क्या क्या प्रभाव हैं बताए गए हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम एयर टेम्परेचर, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है, और वर्षा में कमी आ जाती है, लैंड यूज पैटर्न में चेंज आता है, एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी कम हो जाती है, और हमारा भूमंडलीय तापन होता है। ये सब जो है फॉरेस्ट फायर्स के इफेक्ट बताए गए हैं। अगली न्यूज है, असम किलबैक स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 129 ईयर्स। तो 129 सालों बाद जो है एक असम कीलबैक, एक स्नेक की प्रजाति है, इसको जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे देखा गया है। 30 चीज़ बताई गई थी, ये आपका इकोलॉजी संबंधी इसमें है। तो ये जो सर्वे कराया गया था उसमें 400 जातियाँ, 270 बटरफ्लाइज
25 एम्फीबियंस और 44 रेप्टाइल्स भी देखे गए हैं। तो ये चीज़ आपका इकोलॉजी से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम देखेंगे अपना एक इंडियाज़ टाइगर सेंसस ऑफ 2018 से सेट्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जो अभी एक जो है 2018 का टाइगर गणना की गई, उसने एक और जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया कि कैमरा से ये जो है सीसीटीवी कैमराज से कराया गया था। तो अभी तक सबसे ज़्यादा कैमरा यूज़ किए गए हैं इस सर्वे में 26,838 जगहों पर, 148 जगहों पर 26,838 जगह पे लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरा। तो ये इसने एक जो है ग्लोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार हैं। पद्मनाभा स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, मदुरई, विशाखापत्तनम, चेन्नई। कोई